नमस्कार। विद्या धनम सर्वधन प्रधान्यम। कहा गया है कि विद्या वो धन है जो सभी प्रकार के धनों में सर्वोच्च माना गया है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि शिक्षा वो माध्यम है जो व्यक्ति को अनगिनत संभावनाओं की ओर ले जाता है और साथ ही शिक्षा ही वो आधार है जो व्यक्ति के आत्मविश्वास को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। सही मायने में विद्या या यूं कहें शिक्षा ही वो मशाल है जो व्यक्ति को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है और शिक्षा के माध्यम से ही शिक्षा से समृद्धि का द्वार तय होता है, क्योंकि व्यक्ति अगर प्रगति करता है तो वो शिक्षा के जरिए ही प्रगति होती है। आज के प्रोग्राम शिक्षा से समृद्धि में हम बात करेंगे किस तरह से भारत में शिक्षा की स्थिति है, उच्च शिक्षा में क्या भारत प्रगति कर रहा है, हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसमें किस किस तरह के नए प्रावधान जुड़ गए हैं, शैक्षिक स्थिति भारत की क्या है। इस विषय पर विस्तार से आज कार्यक्रम में बात करेंगे और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सीमा भदौरिया जी। आप शिक्षाविद हैं और महारानी कॉलेज में आप उप प्राचार्य हैं। डॉक्टर सीमा, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर सीमा, हम देख रहे हैं भारत में लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी वो तो करीब करीब खत्म हो गई है। अब हम 2047 में विकसित राष्ट्र का सपना देख रहे हैं और जब विकसित राष्ट्र का सपना जब देखने की बात आती है तो अनेकों कदम भारत सरकार उस पर उठा रही है, अनेकों योजनाएं भारत सरकार ला रही है और सबसे अहम जो है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। हम उस पर जाएं उससे पहले मैं, चूंकि आप शिक्षाविद हैं और शिक्षा से लंबे सालों से आप जुड़ी रही हैं, किस तरह की स्थिति आप देखते हैं भारत में अपनी शैक्षिक प्रणाली को लेकर, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, भारतीय शिक्षा प्रणाली की बात करें हम तो 1968 से शुरू हुई थी जी। और उस समय का भारत और आज के भारत में बहुत बड़ा विशाल अंतर आ चुका है जी। 1968 के बाद में जो परिवर्तन किए गए थे वो 1986 में किए गए थे, लेकिन बहुत उस समय के भारत को लेकर के या वो बहुत बड़े अंतर नहीं आया उसमें। 1992 में फिर से एक बार थोड़ा सा उन्होंने चेंजेस करने की कोशिश की, बट जो आमूल परिवर्तन की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 34 इयर्स के बाद में NEP 2020 यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने पास किया है जी, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन जो आया है वो है आगे वाले परिप्रेक्ष्य में किस तरह का भारत हम चाहते हैं जी। हम अपने युवा को कहाँ देखना चाहते हैं, हमारे यहाँ क्या स्टूडेंट्स की क्या शिक्षा को हम किस ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं, उसको हम रोजगार प्रदान कर सकते हैं, उसको हम खुद नौकरी पाना नहीं उसको नौकरी देने वाला बना सकते हैं। तो जो आज की एजुकेशन पॉलिसी है वो बहुत समग्र रूप से उस पर चर्चा की जा सकती है और जो इसको बनाने के लिए केवल आप जैसे लोग या हमारे जैसे लोग शामिल नहीं थे, उसमें बहुत सारे अभिभावकों को शामिल किया गया था, राजनेताओं को शामिल किया गया था, जनरल लोगों से बहुत सारे क्वेरी फॉर्म्स भरवाए गए थे, सबके सजेशंस लिए गए थे, स्टूडेंट काउंसिल से उसके बारे में बात की गई थी कि वो लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप होता है जो एकेडमिक और इंडस्ट्रीज के बीच में देखा जाता है और जब तक उस गैप को फिल नहीं करेंगे तो हम एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप हमारे भारत को ग्रामीण परिवेश के हिसाब से देखना चाहें तो हमारा बहुत अच्छा और बहुत बड़ा युवा जो आता है वो ग्रामीण परिवेश से आता है और वो अपनी मातृभाषाओं में बात करना पसंद करता है। अपना कंफर्ट लेवल जो उसका होता है वो मातृभाषा में होता है। इससे पहले इस बारे में कभी सोचा नहीं गया जी कि MBBS हिंदी मीडियम से हो सकता है, जो कि अब आपको पता होगा कि MBBS का पाठ्यक्रम पूरी तरह से हिंदी में बना चुके हैं। बहुत है। और जितनी भी मातृभाषाएं हैं अपने एरिया की, जो भी क्षेत्रीय भाषा है, उसकी शिक्षा आप 6th तक बच्चे को बाध्य नहीं किया जा सकता है कि वो इंग्लिश मीडियम उसको करना उसके लिए आवश्यक है। अच्छा, जो शिक्षा नीति थी वो स्कूल से शुरू कर दी है ना। शिक्षा नीति की जो शुरुआत हुई उसमें स्कूल और हायर एजुकेशन दोनों को लिया गया। तो जो स्कूल में हम लोगों के टाइम पर जो 10+2 नीति हुआ करती थी उसमें सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की बात होती थी। अभी जो शिक्षा नीति है वो 5+3+3+3+4 इट मीन्स हम बच्चे को 5 साल तक तो फ्री छोड़ते हैं, वो उसका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके ब्रेन को हम खेलना कूदना उसको पूरा इन्वॉल्व कर रहे हैं हर चीज में, होलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर चाइल्ड केयर। बिल्कुल, जिससे वो कोई किसी चीज में बंद नहीं रहा है, उसको कोई एग्जामिनेशन का स्ट्रेस नहीं है छोटे बच्चे के साथ में। उसके बाद में जो 3+3 सिस्टम है उसमें हम उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं
जो कि प्रिपरेटरी स्टेज होती है और मिडिल स्टेज होती है, जिसमें बच्चा चीज़ों को फेस करना शुरू करता है, एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन सिस्टम को समझता है जी। उसके बाद में अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन में 12th के बाद में जो बच्चा जिन परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट चूज करना चाहेगा, पहले हम BA BCom BSc इस तरह की बात किया करते थे, अभी ये 4 ईयर सिस्टम हमने लागू किया। बिल्कुल। और इस 4 ईयर सिस्टम को हम अलग अलग ईयर वाइज डिवाइड कर सकते हैं। अगर बच्चे ने 1 साल का कोर्स कंप्लीट किया तो उसको सर्टिफिकेशन कोर्स मिलेगा जी। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि बच्चा कहीं किसी भी वजह से, किसी छात्रा की शादी हो जाती है, कोई आर्थिक मजबूरी की वजह से कोई शिक्षा छूट जाती है, नहीं हो पाती है, कोई भी रीजन हो सकता है, आर्थिक कारण हो सकता है, घर में कोई मिसहैपनिंग हो सकती है, तो किसी वजह से अगर आपकी शिक्षा, बच्चे की शिक्षा छूट जाती है तो मल्टीपल एग्जिट और एंट्री की व्यवस्था है। ये बहुत अहम आप जानकारी दे रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है कि छात्रा को वो वापस से आ सकती है, क्योंकि उसके क्रेडिट्स जो हैं वो मेंटेन रहते हैं जी। यहाँ पर मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, मैडम जो कह रही हैं वो NEP की जो पॉलिसी है, जिसमें अब अगर कोई बच्चा, जैसे पहले होता था कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया और फर्स्ट ईयर में आप हैं और अगर एजुकेशन बीच में छूट गई और आप अगर वापस शुरू करना चाहते हैं तो आपको वापस से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना होता था। अब इस व्यवस्था में चेंज हो गया है, वो फर्स्ट ईयर अब अगर होगा तो वो वेस्ट नहीं होगा, उसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो इस शिक्षा में एक बहुत बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं, बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव है जी जी। हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मैं कुछ डेटा हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी। हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट को लेकर भारत की जो स्थिति है, ये डेटा है अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22 का ये डेटा है। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि जनवरी 2024 में ये डेटा हमारे सामने आया है और स्टूडेंट एनरोलमेंट की जो भारत में स्थिति है वो ये दर्शाता है। 2021-22 में ये था 4.33 करोड़ एनरोलमेंट, 2020-21 में था 4.14 करोड़ और 2014-15 के डेटा से अगर इसका कंपैरिजन करें तो 2014 में ये था 3.42। यानी हम देखें तो प्रोग्रेस हुई है, स्टूडेंट एनरोलमेंट बढ़ा है। और वुमेन का यानी गर्ल्स एजुकेशन की अगर हम बात करें तो 2021-22 में जो डेटा था वो 2.7 करोड़ एनरोलमेंट था भारत की उच्च शिक्षा में, जो कि 2014-15 में 1.5 करोड़ था। यानी 32% की प्रोग्रेस हम देख रहे हैं। हम अगर बात करें उच्च शिक्षा में महिलाओं की स्थिति की, तो उसमें आपका क्या नज़रिया है? क्योंकि अब तो NEP में भी बहुत सारी पॉलिसीज में चेंज हो गया है, भारत सरकार स्कीम्स भी ला रही है गर्ल्स एजुकेशन के लिए, तो इस पर आपका क्या नज़रिया है? बिल्कुल, अभी ये चेंजेस हुए हैं और गर्ल्स उसके लिए अवेयर हुई हैं। केवल गर्ल्स नहीं, उनके पेरेंट्स को भी अभी ये पता लगा है कि वो पढ़ाई उसकी वेस्ट नहीं हुई है। तो और उसका जो एंट्री जब होती है, यानी जब उसका एडमिशन होता है, तो एक उसको यूनिक आईडी मिलती है जिसको हम बोलते हैं ABC ID। बिल्कुल। और ये जो होता है, ये होता है एकेडमिक बैंक अकाउंट फॉर क्रेडिट्स, यानी कि अगर फर्स्ट ईयर उसने छोड़ दिया तो उसके उतने क्रेडिट्स सिक्योर हो जाएंगे और वो जब वापस से ज्वाइन करेगी तो उसको उतने क्रेडिट्स के आगे वो ज्वाइन कर सकती है। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि फर्स्ट ईयर के में सर्टिफिकेशन कोर्स है, सेकेंड ईयर में उसको डिप्लोमा कोर्स कहा जाएगा, 2 साल में अगर छोड़ती है वो, और अगर 3 साल तक रहेगी तो उसको डिग्री यानी कि BSc BCom और BA की डिग्री मिलेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो है वो है 4th ईयर, क्योंकि लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। वो सोच रहे हैं कि अब MSc 1 साल का हो गया है या MA यानी कि PG डिग्री जो हो गई है वो 1 साल की हो गई है। इंटीग्रेटेड सिस्टम को समझना थोड़ा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो 3 साल की डिग्री करके PG में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके लिए PG 2 साल का ही रहेगा। लेकिन जो 4 इयर्स यानी कि जब डिग्री पूरी होने के बाद में 4th ईयर जब वो कंटिन्यू करता है इन रिसर्च, दैट विल बी ऑनर्स, और उसके लिए जो डिग्री का PG डिग्री का जो टाइम होगा दैट विल बी फॉर 1 ईयर। ये हमको बहुत समझने ऑनर्स की वालों के जरूरत लिए है। थोड़ी सुविधा इसमें है जी। और रही बात गर्ल्स के एनरोलमेंट की, वास्तव में ये बड़ा है और बढ़ना भी चाहिए। उसके लिए हमारी सरकार बहुत सारी पॉलिसीज उनको इंट्रोड्यूस कर रही है। साइंस के लिए, साइंस और टेक्नोलॉजी में उनको वापस आकर्षित करने के लिए गर्ल्स के लिए ऐसी पॉलिसीज हैं जिससे अगर वो छोड़ के वापस से री एंटर चाहती हैं तो उनको केवल और केवल साइंस के लिए फंडिंग है। इवन UGC की एक फंडिंग एजेंसी है इंस्पायर के नाम से, जी बिल्कुल, वो स्कूल लेवल पर भी प्रोवाइड करती है फंडिंग, और हायर एजुकेशन में भी है। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि करीब करीब 80,000 रुपीज उसको 1 साल के लिए पर एनम उसको स्कॉलरशिप देते हैं फॉर रिसर्च। तो अगर अपन ऐसा सोचें तो हमारी छात्राएं और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी वजह से वंचित रह जाते थे, हाँ, वो उनको
नया आयाम मिलेगा। गर्ल्स आप को ही एक की नया बात से आयाम जुड़ी हुई मिलेगा। मैं एक और बात यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी। आपने गर्ल्स एजुकेशन से जुड़ी हुई स्कीम्स की बात की है, मैं कुछ एक एनरोलमेंट का रेशियो गर्ल्स का और बॉयज़ का वो मैं यहाँ देना चाहूंगी। हमारे यहाँ GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, ये भी अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण का ही डेटा है। इसके अनुसार 18 से 23 वर्ष के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 28.4% है ये जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है। और अगर सब्जेक्ट वाइज में बात करूं, और ये ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो ये लैंगिक समानता को दिखाता है, इसलिए ये किया जाता है, ये परसेंटेज का जो सर्वेक्षण है वो इसलिए होता है। और इसमें सब्जेक्ट वाइज एनरोलमेंट की बात करें, क्योंकि मैम ने अभी साइंस की भी बात की है, तो सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट हुआ है बैचलर इन एजुकेशन यानी BA में सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट है, और सबसे कम अगर एनरोलमेंट रहा है तो वो 11.8% है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, जिसे बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। और अगर PhD में स्टूडेंट्स एनरोलमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा है, यानी एक तरफ PhD तो स्टूडेंट ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन न्यू एनरोलमेंट जो है वो टेक्निकल एजुकेशन और इंजीनियरिंग में अभी भी कम है। मैम स्टेम के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि स्टेम इसीलिए है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में गर्ल्स का रेशियो कैसे इसमें बढ़े, और इसके लिए गति योजना भी भारत सरकार ने शुरू की है, तो जेंडर गैप को फिल करने के लिए कैसे इस पे आगे बढ़ा जाए? बिल्कुल, उसके लिए स्कूल लेवल पर वर्कशॉप्स आयोजित की जाती हैं, स्टूडेंट्स को उनमें रोचक तरीकों से और उनके क्षेत्रीय तरीकों से उनको समझाया जाता है, इवॉल्व किया जाता है। उनको छोटे छोटे सेमिनार्स और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, जिससे उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है, और वो वास्तव में उसका इवन बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें एक साल में उन पूरे स्टूडेंट्स को एक्यूमुलेट करके उनका एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर इंडिया लेवल पर उनके एग्जाम्स होते हैं, और फिर उनके जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको DST लेती है, और फिर वो DST उसको सपोर्ट करके और वो स्टूडेंट्स आगे प्रमोट हो सकते हैं। तो ये तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे स्टूडेंट्स के लिए हम बता देते हैं। भारत सरकार का ये जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है वो इस तरह की योजनाएं जारी करता है, इस तरह की योजनाएं लेकर आता है। गति फॉर फीमेल स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर भी वही ना कि अगर आपने छोड़ दिया है, अगर बीच में एजुकेशन छूट गई है और जेंडर बायसनेस नहीं है, अगर हम फीमेल्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको कहीं ना कहीं रूरल एरिया को टच करना ही होगा। बिल्कुल, रूरल एरिया में वो फैसिलिटीज और वहाँ तक वो अवेयरनेस पहुँचानी ही होगी। गर्ल एजुकेशन कितना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि आप एक गर्ल को शिक्षा दे रहे हैं और आप उसके लिए पूरे एक परिवार को तैयार कर रहे हैं। बहुत अहम बात। तो एक अगर छात्रा शिक्षित होती है तो एक पूरा परिवार शिक्षित होता है। एक बात और जानना चाहूंगी, क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड से आती हैं और बॉटनी डिपार्टमेंट में आप एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। साइंस में जैसे भारत सरकार की विज्ञान ज्योति योजना है, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वुमेन का जो एनरोलमेंट है वो बढ़ाने के लिए, उनका ज़्यादा पार्टिसिपेशन करने के लिए योजना है। तो विज्ञान ज्योति कह लें या किरण योजना कह लें, इस तरह की योजनाओं का कितना बड़ा रोल है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़े इसके? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए मैं आपको, अगर मैं पर्सनली बात करूं इसमें, तो वुमेन साइंटिस्ट जैसी स्कीम्स होती हैं जो अलग अलग लेवल की होती हैं, और उसमें पर्टिकुलर मान लीजिए किसी वजह से गैप आया एजुकेशन में, या इवन उसने कोई रोजगार भी ज्वाइन कर लिया है, उसके बाद में भी अगर कोई गैप आया है, तो इसमें A लेवल B लेवल स्कीम्स हैं जहाँ पर वो स्टूडेंट जो है या छात्रा जो है उसको एनरोल, उसको उसके लिए क्वालिफाई करना होगा। अच्छा, टॉप 1% जो टॉपर्स होते हैं, किरण में टॉप 1% टॉपर्स को वहाँ पे वो करीब 10,000 छात्रवृत्तियाँ जो हैं वो सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, और छात्राएं इसका लाभ उठा रही हैं। इसके अलावा बहुत सारी छात्रवृत्तियों के बारे में पेरेंट्स को भी अवेयरनेस नहीं होती है। बहुत सारी स्कॉलरशिप समाज की भी दी जाती हैं जी, जो जिस भी कॉलेज से वो एनरोल होती हैं वहाँ पर उनको उसकी डिटेल मिलती है। इंस्पायर के लिए मैं बताऊँ आपको, उसमें 1% टॉपर्स जो होते हैं स्कूल के, और 10,000 जो होते हैं वो BSc फर्स्ट ईयर में जो एनरोल होते हैं उनका सिलेक्शन होता है, उनको वहाँ पर वो स्कॉलरशिप मिलती है जी। और उसके बाद में वो, अच्छा आपने एक अच्छी बात कही थी, एक डेटा आपने बताया PhD में एनरोलमेंट ज़्यादा है। जी, देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमको केवल एक बच्चे को पुश करना है, बिल्कुल, और हमने अगर पुश करते हुए उसको हायर एजुकेशन तक पहुंचा दिया, मतलब अगर हमने उसको ग्रेजुएट कर दिया, उसके बाद में उसके द्वार खुल जाते हैं जी। उसको अपने जो उसका एनवायरनमेंट है, आसपास टीचर्स हैं। अच्छा, NEP में एक बहुत अच्छी व्यवस्था शुरू हुई है, मेंटोर मेंटीज, बिल्कुल बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। देखिए उसमें टीचर्स को मेंटीज अलॉट किए जाते हैं, यानी एक टीचर को 5 स्टूडेंट्स दिए, वो उसके ओवरऑल डेवलपमेंट पर उसका ध्यान रहेगा। रेगुलर मीटिंग्स होंगी, रेगुलर सजेशंस होंगे।
तो ये जो होता है वो उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए होता है, सर्वांगीण विकास, जो कि हमारा डेवलपमेंट बिल्कुल, जो कि हमारी इस नई एजुकेशन पॉलिसी का मेन मोटो भी है जी। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी बात है जी। एक और बात जानना चाहेंगे, जैसे आप बहुत सारी योजनाएं बता रही हैं, मैं AICT की भी कुछ योजनाओं के बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो CBSE की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जैसा कि मैम ने बात की, जो हायर मार्क्स लेके आते हैं, जो मेरिटोरियस जो गर्ल्स हैं, उनके लिए CBSE की एक योजना है उड़ान स्कीम। आप इस स्कीम के बारे में CBSE की वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। जो बच्चियां हायर मार्क्स लेकर आती हैं उनके लिए ये स्कीम है और इसमें काफ़ी स्कॉलरशिप बच्चियों को मिलती है। दूसरा, AICT की भी कुछ ऐसी स्कॉलरशिप योजनाएं हैं जिनको जानना आपके लिए ज़रूरी है। स्पेसिफिक गर्ल्स के लिए प्रगति स्कॉलरशिप है, ये AICT की वेबसाइट पर जाकर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। और ये वेबसाइट है ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन, इसकी जो वेबसाइट है वहाँ पर चले जाएंगे बच्चे, AICT के बारे में सभी जानते हैं। एक और है स्कीम स्वामी विवेकानंद सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप, यानी जो गर्ल चाइल्ड सिंगल है वो अगर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में आना चाहते हैं तो उनके लिए भी AICT की स्कीम है। मैम, स्कीम इतनी सारी हैं, अगर बच्चे, जिस तरह से हम देख रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड डेवलप हो रहा है, और अगर बच्चे वेबसाइट्स पर जाकर इन स्कीम्स की जानकारी लें तो मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन में कोई बैरियर अब बाकी बचा है। नहीं, तो डिजिटल वर्ल्ड की थोड़ी सी बात कर ले कि एजुकेशन भी पूरी तरह से डिजिटल हो रही है। बिल्कुल, ये तो मोदी जी ने हमारे इंडिया को डिजिटल इंडिया में कन्वर्ट कर दिया है जी। और जो एक्सपीरियंसेस हमने कोविड-19 में फेस किए उसके बाद तो हम पर्सनली इतना डिजिटलाइज हो चुके हैं, कंफर्ट हम फील कर चुके हैं। अच्छा, एजुकेशन में भी डिजिटल आप देखिए, लाइब्रेरी 100% डिजिटल लाइब्रेरी हो गई है। आपको जो भी पब्लिकेशंस चाहिए आपको उसका फुल 100% एक्सेस है। इवन हमारे रिसर्च स्कॉलर्स को पूरा एक्सेस है, वो लोग कभी भी किसी भी पब्लिकेशन को, वरना आप हमारे टाइम की बात करें, आज 1999 में जयपुर में किसी भी यूनिवर्सिटी में हम एक्सेस नहीं ले पाते थे। उस समय हम लोग IARI जाते थे और आप मानेंगे नहीं कि हम लोग रेफरेंस कार्ड बनाते हैं रिसर्च में जी। और वो एक रेफरेंस कार्ड मीन्स एक एब्स्ट्रैक्ट हुआ करता था। उस एब्स्ट्रैक्ट के लिए हम 3 रुपीज पर एब्स्ट्रैक्ट हमने पे किए, बहुत है, जो कि अब सेकंड्स का काम है। बिल्कुल। तो आज का जो रिसर्च स्कॉलर है वो तो बहुत कंफर्टेबल हो चुका है जी। डिजिटल इंडिया की वजह से। पोर्टल की बात अच्छा, हाँ, स्वयं पोर्टल और मूक जी। आप देखिए, अगर प्लेटफॉर्म अगर हम देखेंगे, पाठशाला है जी, बिल्कुल। वहां पर क्या है, बहुत सारे ना वीडियोस हैं टीचर्स के डले हुए हैं। टीचर्स ने खुद ने वो वीडियोस डाले फॉर स्टूडेंट हेल्प। तो स्टूडेंट्स जाकर के अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उनका स्पेसिफिक पीरियड होता है। वहाँ पे वर्चुअल लैब्स अवेलेबल हैं। वर्चुअल लैब में जैसे आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म हम करवाते हैं, वही प्रैक्टिकल्स वहाँ पर आपको परफॉर्म करते हुए आप वर्चुअल लैब में उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो बहुत अच्छा माध्यम है जी। बिल्कुल, हम दर्शकों को बता दें, जिस स्वयं पोर्टल की मैडम बात कर रही हैं, वो एक ऐसा पोर्टल है जहां पर आप घर बैठे एजुकेशन ले सकते हैं। और न सिर्फ स्टूडेंट्स, टीचर्स भी यहाँ से कोर्सेज कर सकते हैं। हर कैटेगरी के कोर्सेज स्वयं पोर्टल पर अवेलेबल हैं। इसका पोर्टल का नाम हम आपको बता देते हैं, SWAYAM, और इसका फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो ये पोर्टल आप लोगों के लिए है। यानी भारत का एजुकेशन सिस्टम अब इतना ज़्यादा विकसित हो चुका है कि अब वो ज़माना गया जब हम ये कहें कि अब शिक्षा के साधन उपलब्ध नहीं है। साधन आपके मोबाइल पर उपलब्ध है और लगभग हर परिवार में एक ना एक स्मार्टफोन तो अवेलेबल है। तो अपने फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ रील्स देखने में नहीं, अपने जीवन से जुड़ी हुई जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको जानने में अपना टाइम इन्वेस्ट करिए, ताकि शिक्षा से समृद्धि के द्वार आप खुद खोल सकें। हम अगर दूसरी योजनाओं की बात करें, भारत सरकार की और भी योजनाएं हैं, जिसमें एक ज्ञान की मैं बात करूंगी, जिसमें आपने जिक्र किया था कि एक ग्लोबल इनिशिएटिव है एकेडमिक नेटवर्क को मजबूत करने के लिए। 2015 में ये शुरू हुआ। इसी तरह की और भी स्कीम्स हैं। तो अगर कुछ स्कीम्स के नाम आप बता पाएं, कुछ स्कीम्स के बारे में हमारे दर्शकों को बता पाएं, ताकि अवेयर हो सकें। जितनी भी स्कीम्स हैं स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए है, भले ही उनको टेक्निकल एजुकेशन में जाना हो, चाहे उन्हें रिसर्च में जाना हो, जैसा कि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और रिसर्च में काफ़ी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो टेक्निकल एजुकेशन और रिसर्च में आप क्या सिनेरियो देखते हैं? एक शी है, SHE, बिल्कुल, फॉर हाई एजुकेशन प्रोग्राम है जी। इसके अलावा एक परख प्रोग्राम है। उसमें बच्चे इवन सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं जी। आगे वो कौन सी लाइन, इवन जो काउंसलिंग सेल्स जो खुले हैं जी, जिसमें हम स्टूडेंट्स को काउंसिल करते हैं, वो खुद कर सकते हैं परख के थ्रू, सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं वो।
जी जी, आप काउंसलिंग की बात कर रही हैं तो मेरे जहन में एक और नई चीज़ आई है कि एनईपी में काउंसलिंग को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट को लेकर। तो काउंसलिंग या मेंटल हेल्थ के लिए एक काउंसलर का होना स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और बच्चे इतने ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, अलग अलग तरह का प्रेशर उन पर होता है, चाहे वो सोसाइटी का प्रेशर ले लीजिए या मार्क्स का प्रेशर ले लीजिए। कई बार मार्क्स का भी 98% से कम तो सोचते ही नहीं है मार्क्स, और कई बार स्टेटस सिंबल भी बना लेते हैं पेरेंट्स कि फलां के इतने मार्क्स आए तो तुम्हारे इतने आने चाहिए। तो बच्चे अंडर प्रेशर फील करते हैं। अब बच्चों के सामने न सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन बल्कि कोचिंग का भी एक प्रेशर होता है। तो इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए काउंसलिंग कितना बड़ा रोल अदा करती है? उसके लिए तो मैं केवल छात्र छात्राओं को नहीं बल्कि पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगी कि उनको भी उस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। उनको प्रेशर रिलीज़ करने के लिए बच्चों को आप कंफर्टेबल लेवल जब तक आप नहीं देंगे, उनको कंफर्ट नहीं देंगे, स्टूडेंट को खुद को तो कम से कम उसको पता तो चले कि वो क्या करना चाहता है। बिल्कुल। एनईपी ने बहुत सारे स्किल एनहेंसमेंट कोर्स ऐड किए हैं जो कि आपके नॉर्मल कोर्सेज के साथ में हैं। वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं जी, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज हैं। यानी अगर बच्चा साइंस का है बट उसको म्यूजिक पसंद है तो वो म्यूजिक उसको अडॉप्ट कर सकता है सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में जी। तो जो अगर आप स्ट्रेस की बात करेंगे तो स्ट्रेस तो देखिए, जब बच्चा स्कूल से आता है वो बहुत मासूम होता है, उसको उस समय बात करने की और शेयरिंग की जरूरत होती है। तो हमारे यहाँ अब ये कंपलसरी हो गया है, हर कॉलेज में हर यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग सेल होना जरूरी है जी। उसका रीजन क्या है कि काउंसलिंग सेल में बच्चा अपनी पर्सनल बातें भी शेयर कर सकता है, जो कि वो पेरेंट्स से बात करने में डरेगा। इवन फ्रेंड्स से उसको लगेगा कि कहीं ये लोग मेरा मजाक ना बना दें जी। बिल्कुल। तो काउंसलिंग सेल अगर उसको कंफर्ट करता है बच्चे को और वो उसको अपनी बात कहने की आज़ादी देता है जी। तो हमने देखा है, हमने बहुत से बच्चों से बात की है और ऐसा फील किया है कि हाँ, बच्चों को एक नया डायरेक्शन मिला लाइफ में, उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। क्योंकि देखिए, बच्चे तो आते हैं तो वो तो गीली मिट्टी है, बिल्कुल, आप उसको जैसा मोल्ड करना चाहें वैसा मोल्ड हो सकते हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, जैसा उनकी भाषा की हिचक है, उसके लिए हमने बहुत सारे जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं उसमें हमने कम्युनिकेशन स्किल्स शामिल किया है। अच्छा, अभी आपने एनईपी में त्रिभाषा को बिल्कुल को उन्होंने लैंग्वेज बढ़ा दी, बिल्कुल ऐड किया है। उसका कहना ऐसा है कि एक भाषा तो वो जो मातृभाषा है जी, एक हिंदी या संस्कृत जो आप सीखते हैं, और एक तीसरी भाषा जिससे आप अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंट, और आप उसके लिए आपकी कोई बाउंड्री ना रहे। अगर आपको विदेश में जाकर के, अगर वहां पर जाकर के अगर आपको कोई सर्विस देनी है जी जी, तो वहां पर आपको जाने में सुविधा मिलेगी जी जी। सीमा जी, बहुत ही अहम बात आप कह रही हैं। हम क्योंकि प्रोग्राम का टाइम हमारा खत्म हो रहा है, जाते जाते मैं जानूंगी कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कितनी संभावनाएं, संक्षेप में आपसे जानेंगे, क्योंकि ये दुनिया जो है वो AI ड्रिवन हो गई है। तो ऐसे में टेक्नोलॉजी बेस्ड अगर कहीं ना कहीं बच्चे अपने ऑक्यूपेशन में आएंगे तो वो खुद की भी समृद्धि कर पाएंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप पर आपके कुछ व्यूज लेना चाहिए। बिल्कुल, अभी इंक्यूबेशन सेंटर्स और जो अटल इनोवेशन आपने सुना होगा जी, बिल्कुल, ये जो स्कीम्स हैं उसमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं स्टूडेंट्स को, और उसके बाद में उनका टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाता है। उससे वो बहुत नए नए अनुसंधान कर सकते हैं, उनको एक सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल। तो वो आप, जब हम स्वरोजगार की बात करते हैं और भारत में जो अब हम नया डेवलप कर रहे हैं कि हमारा खुद का स्टार्टअप होना चाहिए, स्टूडेंट इनोवेशन जो होंगे वो इस तरह से ही हम उनको सहयोग दे सकते हैं। जी जी, आपके कहने का मतलब है कि एंटरप्रेन्योरशिप में अगर स्टूडेंट्स आते हैं तो अपने इनोवेटिव आइडिया को वो अपने प्रोफेशन में कहीं ना कहीं तब्दील कर सकते हैं। आप ही के कॉलेज से शुरू करेंगे, क्योंकि आप ही के कॉलेज में और आप ही की यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर बना है जी, तो वहीं से शुरू करेंगे। आपका पूरा बैकअप सपोर्ट जो होगा वो इंस्टीट्यूट का होगा, और उसके बाद में वो स्टार्टअप के लिए उसको मौके दिए जाएंगे, और वो जैसे जैसे परिपक्व होता जाएगा उसको बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उसको किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत ही अहम बातचीत आप कह रही हैं। तो हम दर्शकों से कहना चाहेंगे कि नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि शिक्षा वो सबसे ताकतवर हथियार है जिसका इस्तेमाल आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। तो शिक्षा के जितने भी द्वार हैं वो खुले हुए हैं। भारत सरकार की अनेकों योजनाएं हैं, उन योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचा रहा है आपका अपना मोबाइल।
जिसका जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल अपने जीवन के लिए करेंगे वो आपके लिए एक बहुत अहम टूल का काम करेगा। तो शिक्षा के लिए अब कोई भी बैरियर कम से कम भारत में मौजूद नहीं है। खासकर गर्ल्स के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनकी जानकारी आप अपने मोबाइल पर जाकर आप देख सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और ख़ासकर जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसकी वेबसाइट पर जाकर तो आप तमाम जानकारी ले सकते हैं। जिन जिन योजनाओं का हमने कार्यक्रम में जिक्र किया है उनकी सारी जानकारी वहाँ वेबसाइट पर मौजूद है। तो आज के कार्यक्रम में बहुत अहम जानकारी डॉक्टर सीमा आपने हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए आपने शेयर की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।